हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस। ठीक है। और आप जानते हैं कि ईवीएस सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका 15 नंबर कंटेंट से पूछा जाता है। ठीक है, 15 नंबर आपका कंटेंट से पूछा जाता है और 15 नंबर जो है आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। ठीक है, किससे पूछा जाता है? पेडागोजी से पूछा जाता है। तो टोटल आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 15 नंबर कंटेंट का, 15 नंबर पेडागोजी से। टोटल 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से। ठीक है, तो ईवीएस में जो है आपका कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है? तो तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पाँचवीं क्लास। ठीक है, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पाँचवीं क्लास, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ की ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस के नोट से ही ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपका ईवीएस में। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन क्लास है। तो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। ठीक है, इन तीनों कक्षा से ही आपका एनसीईआरटी बुक जो होती है आपका पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का, क्लास थर्ड का, क्लास फोर्थ का, क्लास फिफ्थ का, यही तीन बुक से, यही तीन क्लास की बुक से आपका प्रश्न पूछा जाता है आपका एनसीईआरटी से ईवीएस की परीक्षा में। ठीक है, ईवीएस की जो परीक्षा होती है सीटेट पेपर 1 में, यही तीन कक्षा, ये तीन क्लास की किताब से पूछा जाता है। तो हम आपके लिए आज लाए हैं क्लास थर्ड। ठीक है, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, वो सभी एनसीईआरटी किताब का निचोड़ लेकर आया हूँ। आपको यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं बचेगा परीक्षा में। ठीक है, यदि आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा आपकी परीक्षा में। देखिएगा, इस आप नोट्स को पढ़ कर जाइए और आप परीक्षा में बैठिएगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो बोला था वो कितना सत्य था। आपका सारा क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक का टोटली निचोड़ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक ही प्रश्न मैं आपके लिए नहीं छोड़ा हूँ क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, सारा किताब का प्रश्न मैं यहाँ पर उठा कर लाया हूँ जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपको यहाँ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड की पढ़ा देता हूँ, फिर आपको हम अगले दिन क्लास फोर्थ की पढ़ा दूँगे, फिर आपको अगले दिन हम आपको क्लास फिफ्थ की पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको ये तीन क्लास की आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं बचेगा परीक्षा में। 15 नंबर का जो कंटेंट है आपको 100% 15 नंबर का कंटेंट आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जो 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है ईवीएस में, वो आपको यहीं से तीनों क्लास की नोट से आपको वहाँ परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम क्लास थर्ड की शुरुआत करते हैं, अगले दिन क्लास फोर्थ के लेकर आएंगे ईवीएस का, और फिर उसके बाद क्लास फिफ्थ के लेकर आएंगे ईवीएस का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास थर्ड की ईवीएस से। क्लास थर्ड की ईवीएस में पहला ही पॉइंट आपके सामने है कि चूहे की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। देखिए, चूहे जो है उसकी विशेषता क्या है कि उसमें देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत होती है। किसमें? चूहे में। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न बना देगा कि किस जीव में छूने की, देखने की क्षमता कम होती है पर छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये आपका हो जाएगा चूहा। याद रखिएगा टॉपिक को। ठीक, अगला टॉपिक है कि नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। और यहाँ से प्रश्न बना देगा आपको कि किस राज्य के लोग दाल में चीनी डालते हैं, तो आपका सही क्या हो जाएगा? नागपुर। ठीक है, तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। यही सब प्रश्न आपको कंटेंट में पूछा जाता है। और आप कंटेंट 15 नंबर का जो प्रश्न है यही आपको बुक से ही पूछा जाएगा, आपका एनसीईआरटी बुक से, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, और हम आपको क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ तीनों का बुक हम पढ़ा देंगे एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, आज तो हम थर्ड पढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद फोर्थ लेकर आएंगे, उसके बाद फिफ्थ भी लेकर आएंगे। ठीक है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। प्रश्न इस तरह बना देगा आपको कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है उसे डांस कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। अगला है कि उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न बना देगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो यह आपका है उल्लू है। याद रखिएगा। ठीक है, उल्लू है। और मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैना पक्षी जो है अपनी गर्दन को झटके में
झटके से पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, प्रश्न बनेगा इस तरह कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है, तो मैना होता है। ठीक है, मैना पक्षी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। देखिए, पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, उनको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, और वह पंख जो है उनको गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और उसके जगह पर नए पंख आते रहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। ब्रेल लिपि के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें बिंदुओं को किससे उभारा जाता है? एक नुकीली चीज़ से उभारा जाता है। ठीक है, एक नुकीली चीज़ से उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि पर जो नुकीले चीज़ों से जो बिंदुओं को उभारा जाता है, उस बिंदुओं पर हम क्या करते हैं? हाथ के सहारे उसको क्या है, उसको उस बिंदुओं को हम क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं को उंगली के सहारे से क्या है, पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंख से देख नहीं सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? जो आंख से देख नहीं सकता। ठीक है, अंधे व्यक्ति के लिए होता है आपका ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकता है और वह उन्हीं बिंदु को छू करके समझता है। ठीक है, ब्रेल लिपि पर जो उभरा हुआ बिंदु होता है, उन्हीं बिंदु को छू करके वह समझता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? अंधे लोग करता है, जो आंख से देख नहीं सकता है। अगला है कि ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रेल लिपि, यह ब्रेल लिपि नाम किसके नाम पर रखा गया था? ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो लुइस ब्रेल के नाम पर रखा गया था। और लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न बना देगा कि ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ब्रेल, तो फ्रांस के रहने वाले थे ब्रेल लिपि। ठीक है, फ्रांस के रहने वाले थे ब्रेल, इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था ब्रेल लिपि। अगला टॉपिक है कि लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखें की रोशनी चली गई थी। देखिए, लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। प्रश्न इस तरह से बना देगा आपको कि लुइस ब्रेल की आंखों की रोशनी कितने साल की उम्र में चली गई थी? तो 3 साल की उम्र में चली गई थी। याद रखिएगा इस बात को, 3 साल इसका होगा। ठीक है, 3 साल। लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, और इनकी आंखों की रोशनी कितने साल में चली गई थी? तो 3 साल में। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है कि लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने के लिए भिन्न नए तरीकों से सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल सीक्रेट के नाम से जाना गया। ठीक है, लुइस ब्रेल को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, वह पढ़ने के लिए भिन्न तरीके के बारे में क्या है, सोचते रहता था। और उन्होंने जो तरीका निकाला, उस तरीकों के क्या कहा गया? ब्रेल सीक्रेट के नाम से जाना गया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला, यह सीक्रेट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, और प्रश्न इस तरह बना देगा आपको कि ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो यह आपका 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला है पॉइंट कि अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे तो जो समझाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यदि बच्चों को आप ब्रेल लिपि के स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे तो वह आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। पहले के जो बर्तन थे वह किस तरह से बनाए जाते थे? तो पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, तो शुरुआत के बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। और यहाँ से कोई प्रश्न आपको बना देगा कि प्रसिद्ध कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है? तो श्रीनगर में। याद रखिए, कहाँ पर? श्रीनगर में। डल लेक श्रीनगर में है। ठीक है, याद रखिएगा, डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में है। प्रश्न बना देगा इस तरह कि डल लेक डैश में है, तो श्रीनगर में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट जो है डल लेक में एंजॉय करते हैं। ठीक है, श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को।
डल लेक कहाँ है आपका? श्रीनगर में है, ठीक है। और डल लेक में जो नाव पाई जाती है उसका नाम क्या है? शिकारा, ठीक है, शिकारा श्रीनगर में। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में। और श्रीनगर में जो टूरिस्ट जिस नाव से एंजॉय करते हैं उस नाव का नाम क्या है? शिकारा नाम है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यही कहा रहा है कि शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो श्रीनगर में जो आपका डल लेक में जो नाव पाई जाती है उस नाव का नाम क्या है? शिकारा नाव, ठीक है, शिकारा नाव, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों की कीड़ों से बचाता है, ठीक है। पक्षी जो है वह कीड़ों को खाकर क्या करता है? फलों को कीड़ों से बचाता है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल की समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ देगा आपको कि बज्जू नामक गांव कहाँ है, तो बज्जू नामक गांव आपका कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा इस बात को। कहाँ है? राजस्थान में बज्जू नामक गांव, याद रहे ना जी। बज्जू नामक गांव कहाँ है? राजस्थान में है। रिज्जू वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी, ठीक है। रिज्जू वाटर के बारे में डिस्कशन करने से क्या है? बच्चों में जल संरक्षण के प्रति क्या आएगी? जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खा जाते हैं और इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। और हांगकांग में जो सांप खा जाते हैं इसके सूप को क्या कहते हैं? तो इसको सूप को कहते हैं लिंग हु फेन कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि कहाँ के लोग, किस देश के लोग सांप खाते हैं? तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं, ठीक है। और सांप से जो इस तरह जो प्लेट बनता है, डिश बनता है, उसको क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं, ठीक है। हांगकांग में सांप खा जाते हैं और इसके सूप को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। लिंग हु फेन क्या है? तो यह सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लिंग हु फेन क्या है? सांप के मांस से बनाया जाने वाला क्या है? यह पकवान होता है लिंग हु फेन, ठीक। तो कहाँ के लोग सांप खाता है? तो हांगकांग के लोग सांप खाता है और इस सूप को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है कि किस राज्य के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं और किस राज्य के लोग मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाता है जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाता है। प्रश्न दो तरह से यहाँ पर बना देगा आपको कि गोवा के लोग मछली को किस तेल में पकाकर खाते हैं? तो नारियल के तेल में। कश्मीर के लोग मछली को किस तेल में पकाकर खाते हैं? तो सरसों के तेल में, ठीक है। प्रश्न इस तरह से और घुमाकर पूछ देगा आपको कि नारियल के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं? तो गोवा के। प्रश्न इस तरह से घुमाकर पूछ देगा कि सरसों के तेल में मछली कहाँ के लोग पकाकर खाते हैं? तो कश्मीर के, ठीक है। जिस तरह जैसे ही पूछेगा आपको याद रखना है, जिस तरह से घुमाएगा आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि सरसों के तेल में कश्मीर के लोग मछली पकाकर खाता है और गोवा के लोग जो है ना नारियल के तेल में मछली पकाकर खाता है। और जिस तरह से पूछेगा बात आपको याद करके रखना है, ठीक है। प्रश्न इस तरह घुमा कर पूछता है। टैपियोका के बारे में आते हैं। तो टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है, ठीक है। टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल के लोग खाते हैं। प्रश्न इस तरह बना देगा कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। और टैपियोका को केरल में लोग जो है ना इसको उबाल कर खाते हैं, ठीक है, याद रखेगा इस बात को। तो टैपियोका कहाँ मिलता है? केरल में। वल्चर गीत के बारे में बताया जा रहा है कि वल्चर या गीत मरे हुए जानवर को खाता है, ठीक है। मरे हुए जानवर को कौन खाता है? तो वल्चर गीत खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछ देगा कि किस पक्षी की चोंच सुई की नोक जैसी होती है? तो हमिंग बर्ड की, याद रखेगा। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। प्रश्न बना देगा इस तरह से कि किस पक्षी की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं? तो याद रखिएगा कबूतर, ठीक है। या प्रश्न इस तरह से भी घुमा देगा कि कबूतर की चोंच और पंख डैश के होते हैं। तो कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। प्रश्न इस तरह घुमा कर पूछ भी सकता है। जैसे ये पूछे आपको याद रखना है।
प्रश्न है कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और या बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। प्रश्न इस तरह बना देगा आपको कि किस राज्य में घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, तो असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में बनाए हुए घर किस तरह से होते हैं, तो बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। प्रश्न इस तरह घुमा घुमा कर आपको पूछेगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा कि असम में बनाया जाने वाला जो घर है वो ज़मीन से कितने फुट ऊपर बनाए जाते हैं, तो 10 से 12 फुट, याद रखिएगा 10 से 12 फुट। और असम में जो घर बनाए जाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, तो लकड़ियों का। ठीक है, प्रश्न इस तरह घुमा कर आपको पूछ देगा, जैसे ही पूछा आपको याद रखना है। ठीक, असम के घर की विशेषता आपका यही है कि असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होती है। तो कहाँ के घर जो है 10 से 12 फीट ऊपर होती है, तो असम की। ठीक, अगला है असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब असम में जो घर बनाया जाता है ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंची बनी रहती है। और कारण क्या है कि 10 से 12 फीट ऊंची बनी रहती है घर, तो कारण यह है कि असम में जो है ना भारी बारिश होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि असम में जो घर बनाया जाता है वह ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंची पर बनाई जाती है। अगला है आपके सामने मनाली के बारे में चलते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, प्रश्न इस तरह बना देगा आपको कि मनाली में किस तरह का घर बने होते हैं, तो पत्थर और लकड़ी दोनों का घर बने होते हैं। ठीक है, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों का घर बना होता है और बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ता है। कहाँ, आपका मनाली में। अगला है कि राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झरिया की बनती है। ठीक है, यहाँ आपको पूछ देगा विभिन्न राज्यों के घर की विशेषता है। तो राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं, तो इस राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं उसकी विशेषता क्या है कि राजस्थान में जो घर बनाई जाती है एक प्रकार की गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत जो है झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। कहाँ के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, राजस्थान के लोग। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और लास्ट है कि राजस्थानी लोग छत को ढलान बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लास 3 की ईवीएस का नोट्स, जो आपका क्लास 3 की ईवीएस का जो आपका बुक था वो सभी बुक की आपकी जो महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन दिया था बुक में, वो सही बुक आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको यह नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।